नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर और सुमेरा। शुरुआत करेंगे 25 अहम खबरों के साथ। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर सभी प्रस्ताव ठुकराने का लगाया आरोप। कांग्रेस बोली ममता बनर्जी गठबंधन का अहम हिस्सा, इंडिया बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेगा, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। ममता के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने दी कांग्रेस को नसीहत। सौरभ भारद्वाज बोले अधीर रंजन चौधरी को अपने विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। बंगाल के बाद अब पंजाब में भी इंडिया को झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुंबई में ईडी दफ्तर में शरद पवार के पोते रोहित पवार से पूछताछ जारी। एमएससी बैंक घोटाला मामले में सवाल जवाब। रोहित पवार ने शरद पवार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, फिर ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए। ईडी दफ्तर के बाहर शरद गुट से समर्थकों का प्रदर्शन, ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईडी पूछताछ से पहले रोहित पवार का बयान, कहा जो कुछ मांगा गया है सब लेकर जा रहा हूं, पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। रोहित पवार से पूछताछ पर सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए, कहा 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर होती है, सत्य की जीत होगी, हमने कुछ गलत नहीं किया। 30 जनवरी को होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया फैसला, प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव करवाने का ऐलान किया था। कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन कार्यक्रम को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। गैसिफिकेशन से बिजली और मेथनॉल बनाई जा सकती है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की भी होगी तैनाती। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान, कहा मुस्लिम आईएएस आईपीएस और डॉक्टर महिलाएं पहने हिजाब। एफआईआर दर्ज होने के बाद TV9 भारतवर्ष से बोले राहुल गांधी, मेरे खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लगी है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। बंगाल के राशन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से ईडी की रेड, घर को सील किया गया। 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का फैसला, सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी एएसआई सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद बिहार में छिड़ी सियासी जंग। लालू यादव बोले हमारी लगातार मांग के बाद जागी है सरकार। गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को किया था दरकिनार। कर्पूरी ठाकुर की जयंती मान को लेकर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी का आरोप, पहले से निर्धारित जगह पर आरजेडी ने किया कब्जा, ट्रक पर बनाया मंच। जेडीयू बोली बीजेपी राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के गांव में पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, भारत रत्न देने पर खुशी जताई, कहा बरसों से कर रहे थे ये मांग। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया यह ऐलान। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से की बात, कहा कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, सामाजिक ताने बाने पर छोड़ी अमित शाह। भारत रत्न सम्मान पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का बयान, कहा भारत रत्न सम्मान 3 दशक की प्रतीक्षा का परिणाम है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को बताया पाखंड, कहा अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तो मुर्दे क्यों नहीं चलते। पीएम ने बीजेपी नेताओं से फरवरी में अयोध्या जाने से बचने के लिए कहा, राम मंदिर पर पीएम ने मंत्रियों से लिया फीडबैक।
रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। मंदिर के सामने लगी भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन। कल 5 लाख राम भक्तों ने किए थे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली कल होगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की ये रैली होनी है। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस रैली के दरमियान किया जाएगा। कल्याण सिंह की विरासत का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे। मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका की चर्चा भी होगी। कल शाम को जयपुर जाएंगे प्रधानमंत्री। और साथ ही जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी पहली रैली भी होनी है। आनंद प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आनंद, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई है और उसके बाद अब कल होगा वो कार्यक्रम जिसका इंतजार अब किया जा रहा है, क्योंकि उस रैली में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे राम मंदिर से जोड़कर, और क्योंकि अब चुनावों का भी समय नजदीक है, ऐसे में ये रैली कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री जो है लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है उत्तर प्रदेश से फूकेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि कल बुलंदशहर में 2:15 बजे प्रधानमंत्री की रैली प्रस्तावित है। वहां पर प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और जो सरकारी परियोजनाएं तैयार होगी उनका उद्घाटन भी करेंगे। खास बात यह जो चुनाव किया गया बुलंदशहर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रैली के लिए, वो अपने आप में अहम है, क्योंकि बुलंदशहर जो पूरा जो इलाका रहा है वो कल्याण सिंह का चुनावी क्षेत्र रहा है। कल्याण सिंह की वो कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रैली के लिए वही इलाका चुना और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जब वहां पर रहेंगे तो कल्याण सिंह का जो मंदिर में योगदान है उसको याद करेंगे और किस तरह से कल्याण सिंह की जो सरकार थी जब ढांचा गिरा तो उसके बाद कैसे उसकी सरकार पर खास किया गया था और साथ साथ उनका जो तमाम योगदान था उस तमाम योगदान को कल अपनी रैली के माध्यम से जनता के सामने प्रधानमंत्री रखेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से जयपुर के लिए निकलेंगे, जहां पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं उनकी अगवानी करेंगे और रोड शो में उनके साथ हिस्सा लेंगे। तो यानी कि 2 कार्यक्रम है, दोपहर में रैली होनी है बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की और शाम को वो कल फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, इसलिए जयपुर में होंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी कोर्ट का फैसला आ गया है। सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को एएसआई के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा है। सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को भी दी जाएगी। पिछले कई दिनों से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग हो रही थी। आपको बता दें कि 92 दिन तक एएसआई की टीम ने सर्वे किया और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। आज ज्ञानवापी केस पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इस फैसले से ज्ञानवापी में हुए सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया गया। सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मिलने से ज्ञानवापी से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। ज्ञानवापी की सर्वे स्टडी रिपोर्ट में सभी साक्ष्यों की पूरी डिटेल है। इससे पहले आज वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को देने पर सहमति बन गई। एएसआई ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट देने पर ऐतराज जता रही थी। ऐसे में दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेने पर सहमत हुए। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ साथ एएसआई के वकील भी वाराणसी कोर्ट में मौजूद थे। तो सभी पक्षकारों को एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी देने की बात हुई है। लगभग 3 महीने का ये पूरा प्रोसेस रहा जिसमें सर्वे किया गया है। महिला पक्षकारों का इस मामले में क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हम लोग ने यही मांग रखी थी कि जो रिपोर्ट आएगा उसे सार्वजनिक किया जाए। कुल 92 दिन का सर्वे हुआ था जिसमें हम लोग पर डे गए थे और सर्वे में क्या कुछ है वो हम लोगों ने देखा था। हम लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तब तक वो सब कैसे जानेगा। हमारे मंदिर को बार बार मस्जिद बोला जा रहा है, हमारे शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोला जा रहा है, वो सब सामने कैसे आएगा जब तक उसे सामने नहीं रखा जाएगा। जो छुपा हुआ चीज़ इस सर्वे में मिलेगा, वही हम लोग इंतजार करें। जो छुपा हुआ चीज़ इस सर्वे में मिलेगा ताकि पूरा साक्ष्य बाहर आ जाए। हम लोग चाहते हैं, हमको पहले मिलेगा, हमको आदेश हो जाएगा सार्वजनिक करके, पहले हम कॉपी दे देंगे। लो भैया सार्वजनिक हो गया, देखो आप लोग। हम सबको दे देंगे। अगर आदेश हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, पिछली बार की तरह।
पिछली बार तो हाथ में कॉपी आई, चलने लगा, बाबा मिल गए। इस बार तो मतलब बोला गया है कि पहले बोला कि मतलब उस पर दिया जाए, मेल पे किया जाए, लेकिन दोनों लोग को मतलब अमित श्रीवास्तव जी बोले हैं कि नहीं मेल, हाँ विरोध किया कि मेल पे नहीं, साइबर हैक हो जाएगा। तो भाई हम लोग के हम मेल पे क्यों ले, हम लोग को हॉट कॉपी दीजिए, हम लोग भी पढ़ेंगे देखेंगे ना। तो ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, एएसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट में है क्या, ये पूरा विवाद क्या है, पूरी खबर देखिए। सभी पक्षकारों को एएसआई रिपोर्ट सौंपने के आदेश से ज्ञानव्यापी की कई परतें खुल गई। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट से सामने आएगी। कि कार्रवाई के संबंध में जैसा चलता है, ऑब्जेक्शन वगैरह वो फर्दर फाइल करेंगे और सील के बाहर रिपोर्ट को रखी जाएगी। मोटा मोटी पब्लिसाइज हो सकता है ऑर्डर। देखिए ऐसा है कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग के लिए होता है, इस संबंध के लिए होता नहीं है, तो इसलिए वो उसका विरोध तो हम करते ही हैं। वजूखाने को छोड़कर एएसआई का सर्वे पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का हुआ था। ये सर्वे ज्ञानव्यापी परिसर में 100 से ज्यादा दिन चला था। सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो बंद लिफाफे में एएसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल था उसको खोल दिया जाए और खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, नकल की अप्लाई करेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग को नकल मिलेगी। अब समझ लीजिए आखिर ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी में भगवान विश्वेश्वर के होने का दावा कर रहा है। 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। फिर 2019 में याचिका दायर कर सर्वे कराने की मांग की गई। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मस्जिद के पास श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग भी हुई। बंगाल के बाद इंडिया गठबंधन को पंजाब में भी बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी चुनाव। गठबंधन पर सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान का कांग्रेस के साथ जाने से इनकार। सभी 13 सीटों के साथ चंडीगढ़ में भी जीतेंगे, ये दावा किया भगवंत मान ने और साथ ही ऐलान कर दिया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया फ्रंट में बिखराव दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी इंडिया फ्रंट को झटका लगा है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 टूक कहा कि पंजाब में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कई बड़े नेताओं ने भी गठबंधन के खिलाफ बयान दिए। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से पार्टी को नुकसान होगा। जाहिर है पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने की बात कह दी। ममता ने कहा कि उनकी बात सुनी नहीं गई। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। और ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीच का रास्ता निकल जाएगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। देखो बड़ी बात समझो, इस
पूरे अंतर्रोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। पंजाब में अलग राह अपनाने वाली आम आदमी पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने नाराज कर दिया है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई राज्यों में ये स्थिति है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन, प्री पोल इलेक्शन एडजस्टमेंट और पोस्ट इलेक्शन एडजस्टमेंट, ये दोनों की संभावना रहती है और पहले भी ऐसा हुआ है। जहाँ तक के ममता जी का ताल्लुक है, उनका एक बात में वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करना होगा, किसी भी स्तर तक उनको जाना होगा, जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल जो हैं आपस में सीट शेयरिंग कर लेंगे और सब लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अहम खबर असम के बरपेटा से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। बरपेटा में राहुल गांधी का बड़ा बयान, 25 केस और लगा दीजिए, वो नहीं डरते। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी उन्होंने कई आरोप इस दरमियान लगाए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनका ये बयान आया है। तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 11वें दिन की है। आज असम के बारपेटा में राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम उन्हें डराना चाहते हैं, मगर वो डरने वाले नहीं हैं। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो। एफआईआर दर्ज होने के बाद टीवी9 पर भी राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। सुनिए, एफआईआर दर्ज होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए। राहुल जी, आपके खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई असम में। भैया एक एफआईआर थोड़ी है, तो लिस्ट लगी हुई है। अब 28 केसेस हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? वो तो होंगे ही होंगे, डरे हुए हैं भैया, वो डरे हुए हैं। अब और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने बाकायदा ईवीएम का डेमो करवाया। ईवीएम का सॉफ्टवेयर वोट को प्रभावित कर सकता है, सॉफ्टवेयर ही तय करता है सरकार, ये कहा इस डेमो के बाद दिग्विजय सिंह ने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने भोपाल में कहा कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में, तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। दिग्विजय सिंह के मुताबिक ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है, तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। दिग्विजय सिंह ने एक डेमो भी कराया और दावा किया कि 40% वोटों में हेराफेरी संभव है। देखिए पूरी खबर।
आज भोपाल में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिया गया। दिग्विजय सिंह ने आईआईटी दिल्ली के अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो दिलाया। लोकतंत्र बचाना है, हम सबको मिलकर बैलेट पेपर लाना है। केला को दिया वोट, केला छप गया। अभी फिर से मैं केले को वोट आपके नजर के सामने रखता हूँ, दबाता हूँ बटन, तो देखना कौन सी पर्ची आती है, क्या होता है और क्या दिखता है। फिर से मैं दूसरी बार केले को वोट देता हूँ। ये खेल बहुत जादुई चिराग है हमारे देश के। देखो, लाइट होने के बाद केला दिखा, वही केला देखा जो पहली बार छपा था। अभी लाइट बंद हो गई, बाद में क्या होता है वो देखो। ये भारत के, हिंदुस्तान के मतदाताओं को मालूम नहीं चलता, एक पल छप गया। बस ये सॉफ्टवेयर की कमाल है। आईआईटीएन अतुल पटेल ने दावा किया कि ईवीएम में लगे सॉफ्टवेयर से मशीन खुद काम करेगी, आपके हिसाब से ऑपरेट नहीं करेगी। वोटिंग के वक्त धांधली संभव है। एनसीसी एनएसएस कैडेट से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कर्पूरी ठाकुर को सम्मान बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमें कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने का मौका मिला, युवा पीढ़ी को उनसे सीखने को मिलेगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़ें, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान गरीबों का सम्मान है। मोदी जी का फैसला सराहनीय है। आदिवासियों और अति पिछड़ों का सम्मान मोदी जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देश के 70 करोड़ गरीबों का सम्मान है, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम। कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीएम नीतीश का परिवारवाद पर हमला। कहा आजकल नेता राजनीति में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर चल रहे हैं हम। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं।
और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर सभी बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। जननायक को भारत रत्न से नवाजे जाने के ऐलान के बाद से ही सियासी जमात में होड़ मच गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही बिहार में अति पिछड़ों का हमदर्द बनने की होड़ शुरू हो गई। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू कार्यक्रम कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि मिलर स्कूल ग्राउंड बीजेपी ने बुक कराया था, लेकिन उसे ये जगह नहीं दी गई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। ये मजाक बनाए हुए नीतीश कुमार जी, और आज खाली करने का समय था, आज तक खाली नहीं किया। यही है गुंडागर्दी। मैं तो बार बार कहता हूँ, बिहार के लोकतंत्र के लिए मजाक बनाया है नीतीश कुमार जी। कार्यक्रम के लिए जगह न मिलने के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। ऐन वक्त पर उस ग्राउंड को जेडीयू ने ही एक तरह से इंगेज कर रखा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएगी। बैठने की जो व्यवस्था है, जो मंच की व्यवस्था है, ये सब कुछ सड़क पर ही, यानी कि जो क्रेडिट की जंग थी अब वो जगह और जमीन की भी जंग बन चुकी है। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जननायक को सम्मान देने के बाद बिहार में ओबीसी और अति पिछड़ों के वोट बैंक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यही वजह है कि आरजेडी और बीजेपी नेता बहुत तोल मोल कर बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सवाल किया कि जननायक को सम्मान देने का ख्याल जेडीयू और आरजेडी को पहले क्यों नहीं आया। नीतीश जी भी 13 से 15, 16, 17 तक 13 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए। लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए। ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला पलटा। 30 जनवरी को मेयर का चुनाव हो, कहा हाईकोर्ट। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की तारीख तय हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला पलटते हुए मेयर चुनाव की तारीख और वक्त तय कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा और इसके लिए वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। अदालत ने प्रशासन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। 18 जनवरी को मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने के बाद चुनाव को टाल दिया गया था और चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव कराने का फैसला किया था, जिसके बाद हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन को इतना लंबा समय दिए जाने पर फटकार भी लगाई थी और चुनाव के लिए जल्द तारीख तय करने का निर्देश दिया था। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी अधिकारी की तबीयत खराब होने की वजह से किसी संस्था को बंद नहीं किया जा सकता और उसके कामकाज को नहीं टाला जा सकता। चुनाव टालने के फैसले के बाद मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसी दिन चुनाव करवाने की मांग की थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया था और आज इस पर अपना फैसला सुना दिया। और इधर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर ईडी की रेड हुई है। ईडी ने शाहजहां शेख के घर पर चस्पा किया था नोटिस। 29 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ईडी ने ये रेड की। आपको याद होगा कि शाहजहां शेख के यहाँ जब पिछले दफे रेड के दरमियान पूछताछ के लिए अधिकारी पहुंचे थे तब उन पर हमला हो गया था। तब से वो कहाँ थे, इस बारे में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से ईडी की रेड केंद्रीय बल के साथ पहुंची है। ये ईडी का वो नोटिस है जो पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता और राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के नॉर्थ 24 परगना के संदेश खली इलाके के घर पर लगाया गया है। ईडी ने शाहजहां शेख को 29 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। शाहजहां शेख पिछले 19 दिन से फरार है। ईडी की टीम ने राशन घोटाला मामले में आज फिर शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने उसके घर के कोने कोने में तलाशी ली। टीम ने रेड का वीडियो भी बनाया है।
छापेमारी के दौरान सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के 100 से ज्यादा और वेस्ट बंगाल पुलिस के 35 जवान मौके पर तैनात रहे। शाहजहां शेख राशन घोटाले के आरोपी मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है और ये उत्तर 24 परगना जिला परिषद का पदाधिकारी भी है। शाहजहां शेख पहले नगर पालिका का चेयरमैन रह चुका है। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख का काफी प्रभाव बताया जाता है। 2011 में ये टीएमसी में शामिल हुआ, उससे पहले सीपीएम का कार्यकर्ता था। इससे पहले ईडी ने 5 जनवरी को इस मामले में राज्य में 15 अलग अलग ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर कर हमला किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से अपील की है कि फरवरी में रामलला के दर्शन से परहेज करें। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से यह अपील की है कि फरवरी में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने में परहेज करें। अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन। रामलला के दर्शन के लिए बढ़ाया गया समय। अब रात 10 बजे तक होंगे रामलला के दर्शन। राम भक्तों की बढ़ती संख्या के बाद फैसला लिया गया है। आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बढ़ाने का फैसला किया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा कल जैसे हालात दोबारा न बने, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 4 रोज बनाए गए हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर चालू कराया गया है। तो उन सब की बदौलत जो है, उन सब की बदौलत यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई जाम नहीं है और कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। पुलिस भी ग्राउंड मैनेजमेंट और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है। क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये 2 चीज़ें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का युवा सम्मेलन। कल बीजेपी का नव मतदाता सम्मेलन। नव मतदाताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में 5000 युवा सम्मेलन बीजेपी करने वाली है और युवा सम्मेलनों से ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का प्लान तैयार है। पीएम मोदी कल सुबह ऑनलाइन नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इस बार देश में 7 करोड़ नए वोटर हैं। इन नए मतदाताओं की उम्र 18 से 24 साल के बीच है। इन युवा मतदाताओं से पीएम मोदी कल सीधा संवाद करेंगे। देश में लगभग 7 करोड़ से ऊपर नव मतदाता है जो 18 to 25 के ईयर्स के बीच में के हैं। स्वाभाविक रूप से देश के युवा मोदी जी के प्रति बहुत उत्साहित है और बहुत इंथुजियास्टिक है कि हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के युवा इलेक्ट करना चाहते हैं। कल पूरे देश में बीजेपी के अलग अलग 5000 सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में युवाओं को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उनसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के बीच हुई बातचीत आप भी देखिए। आप अयोध्या से आए थे, मैंने बहुत पढ़ा कि आपने बोला कि आप सोलर पैनल लगाओगे 1 करोड़ घरों में। सर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा भी कार बिल्कुल सोलर पैनल में ही चलता है। देखिए, जब मैं गुजरात में था, ये देश का पहला राज्य था जिसने सोलर पॉलिसी बनाई थी और हम चाहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और गुजरात में सोलर के विषय में काफ़ी काम हुआ। आज देश में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। पूरे विश्व में भारत की इन दिनों तारीफ हो रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफी काम कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा स्कूल में आपके साथ मेरा एडिट फोटो है।
हाँ हाँ सर, बहुत सारे लोग ये देखता है। यही बता रही है कि ये छोटी थी जब आपसे मिली थी डेफ ओलंपिक के समय, तभी से ये बहुत खुश है कि आगे भी आशीर्वाद पाना चाहती है। हाँ, अपने भारत के लिए ये नॉर्मल कैटेगरी में खेलना चाहती हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती है। 1000 बच्चे पढ़ा चुकी हो तो बच्चे परेशान भी तो करते होंगे तुम्हें? नहीं सर, वो तुमसे बड़े होंगे सब। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हाँ, लेकिन उनको अच्छा लगता है पढ़ना तेरे से? यस सर। तो मैं अभी स्टेट चैंपियन हूँ पिछले 2-3 साल से, फिर जोनल में भी मुझे ब्रॉन्ज मिला। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।